Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So let's start with the topic Greenberry report. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैडबरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, वेरियस प्रोविजंस पढ़े थे, रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ा था। पर हमारे पास क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद भी ग्रीनबरी रिपोर्ट लानी पड़ी। तो ड्यूरिंग 1990s द इश्यू ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न बन गया था इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या उन्हें पे किया जाए, किस बेसिस पे, किस स्केल पे किया जाए। स्पेसिफिकली रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेटाइज इंडस्ट्री, इसमें कंसर्न ज़्यादा बढ़ने लगा और ये कंसर्न हमारी कैडबरी कमेटी भी रिजॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि कैडबरी कमेटी में जो हमारी रेम्यूनरेशन की बात की गई वो लिस्टेड कंपनी के बारे में बात की गई थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ध्यान में नहीं रखा गया। तो द कैडबरी रिपोर्ट वाज फॉलोड बाय ग्रीनबरी रिपोर्ट और इसको स्पॉन्सर किया गया यूके कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ने और द रिपोर्ट वॉज हेडेड बाय सर रिचर्ड ग्रीनबरी और इन्हीं के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम रखा गया। इसकी जो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हुई 17 जुलाई 1995 को पब्लिश की गई ग्रीनबरी रिपोर्ट। इसमें भी हमारे पास बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि formation of remuneration committee, disclosure and approval provision, guidelines of remuneration policy, and last one is service contract or pay, particularly at the time of unsatisfactory performance. मूविंग फर्दर, जो हमारे पास रेम्यूनरेशन कमेटी की बात की गई, ये बात तो हमारी कैडबरी कमेटी में भी की गई थी, पर इसमें जो ज़्यादा ध्यान दिया गया था वो हमारी लिस्टेड कंपनीज़ पे ध्यान दिया गया था और इश्यू अब जो आ रहे थे वो प्राइवेट इंडस्ट्री में आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर अपॉइंट होते थे वो ज़्यादा स्केल मांगते होते थे। तो इसमें हमारे पास जो कमेटी बनाई गई, इसमें भी हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ही लेके कमेटी बनाई गई थी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो इसमें अपॉइंट होंगे उनका कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और अपने कमेटी में उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरों को सोच के, कमेटी के बारे में सोच के ही उन्हें वर्क करना है। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल प्रोविजन में बात की गई थी। द रेम्यूनरेशन कमेटी शुड मेक रिपोर्ट ईच ईयर, हर साल उन्हें रिपोर्ट बनानी है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस रिपोर्ट को ही वो आगे फर्दर पास कर देंगे और प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाएगा कि रेम्यूनरेशन पैकेज कैसे लाया गया, कितना लाया गया, क्यों लाया गया, परफॉर्मेंस बेस्ड है या नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास रेम्यूनरेशन पॉलिसी एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए जब हम रेम्यूनरेशन पॉलिसी को बना रहे होंगे। तो जो कमेटी ने अलग अलग गाइडलाइंस को बनाया है उन सबको ध्यान रख के ही हमें आगे पॉलिसीज़ बनानी है और कमेटी को पॉलिसीज़ डिस्क्राइब करते टाइम पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्पेशली ओवर द टाइम। कमेटी शुड कंसीडर कंपनसेशन कमिटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, या कभी भी अगर कोई कमिटमेंट्स की गई है तो कमेटी को वो कमिटमेंट्स भी ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास प्रोविजन बाइंडिंग द कंपनी टू पे कंपनसेशन टू डायरेक्टर्स पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ डिसमिसल, इन केस अगर वो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाता, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और अगर उसे डिसमिसल भी किया जाता है तब भी उन्हें पे करना पड़ेगा। ये इनकी रिकमेंडेशन है। एंड लास्ट वन जो है आपके पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम इसमें पीरियड रहेगा 12 मंथ रादर देन की 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद कैडबरी कमेटी में की थी और पर इसमें हमारे पास 12 मंथ का मैक्सिमम टाइम पीरियड लिया है। तो ये थी आपके पास ग्रीनबरी रिपोर्ट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।